नमस्कार। मिल्की इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। मैं आई.के. त्रिपाठी। आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर हमें चर्चा करनी है जिसमें विद्यार्थियों को बहुत ही भ्रम रहता है। उस पर उनका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होता और इसके कारण उनके प्रश्न कभी कभी गलत हो जाते। जैसे एक धारणा सी बन गई है विद्यार्थियों में कि राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश दोनों को महाभियोग की प्रक्रिया से पद से हटाया जाता है। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ कि राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया एक समान है, जबकि है इसके उल्टा। राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया में बहुत ही व्यापक अंतर। क्या अंतर है, इसको हम समझने का आज प्रयास करेंगे। वास्तव में राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया से भारत में केवल और केवल राष्ट्रपति को ही पद से हटाया जाता है। तो हम पहले महाभियोग की प्रक्रिया को समझ लें और फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाता है इसको समझ लें। तो इन दोनों में क्या अंतर है ये हमें स्पष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और दोनों में समानता कहाँ है जिसके कारण ये भ्रम उत्पन्न होता है, तो वो भी समानता भी हमें दिख जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से हटाया जाता है, इसके संवैधानिक प्रावधान क्या है, कौन से अनुच्छेदों में इसको आधार मिलता है। तो ये अनुच्छेद कौन से हैं? अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 56 में क्या उल्लेख है? अनुच्छेद 56 एक खा में उल्लेख है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जाएगा। वास्तव में 56 एक खा में ये लिखा है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उल्लेखित प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जा सकेगा। और अनुच्छेद 61 में क्या लिखा है? इसमें महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 61 में क्या है? इस महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन। अर्थात इसका अर्थ क्या निकलता है कि अनुच्छेद 56 एक खा की जो भाषा है उसका मतलब फिर ये निकला कि राष्ट्रपति को संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा पद से हटाया जाए, जो कि उल्लेखित है अनुच्छेद 61। अब संविधान का अतिक्रमण क्या होता है, इसे संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया। क्या कहलाएगा संविधान का अतिक्रमण? इस पर संविधान मौन है, इसे कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया। केवल इतना लिख दिया गया कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को इस प्रक्रिया द्वारा, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया। कैसी होती है प्रक्रिया, किस तरह से चलती है, इसे हमें समझना है। तो क्या रहता है, महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया संसद में प्रारंभ होती है और संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। जैसे हम इसको समझें, क्या है, संसद के दो सदन हैं। संसद के दो सदन कौन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। अब इन दोनों सदनों में से किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए लोकसभा से इस प्रक्रिया को प्रारंभ करना मान लें। ऐसा जरूरी नहीं है, यह प्रक्रिया यहां से भी शुरू हो सकती है, यहां से भी शुरू हो सकती है, लेकिन हम समझने के लिए ये मान लें कि ये प्रक्रिया लोकसभा से शुरू। अब इसमें प्रावधान क्या है कि जिस सदन में ये प्रक्रिया शुरू होगी उसे क्या माना जाएगा कि वो सदन आरोप लगाएगा। वह सदन आरोप लगाएगा। क्या आरोप लगाएगा?
कि महामहिम राष्ट्रपति ने संविधान का अतिक्रमण किया है, ये आरोप लगा। लेकिन ये आरोप कैसे लगेगा? ये आरोप लगने के पहले 14 दिन पहले एक संकल्प देना होगा। और वह संकल्प कैसे होगा? अगर मान लीजिए किसी भी सदन में यह प्रक्रिया शुरू होनी है, आरोप लगना है, तो उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्य, 1/4 सदस्य इस संकल्प पर हस्ताक्षर करेंगे और 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला संकल्प उस सदन के अध्यक्ष या सभापति के माध्यम से राष्ट्रपति तक भेजा जाएगा। और कितने दिन पहले? कम से कम 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व, कम से कम 14 दिन पूर्व, 14 दिन पूर्व भेजा जाएगा। और 14 दिन पूरे होने के बाद उस सदन में जिसमें ये संकल्प 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला भेजा गया या अध्यक्ष को दिया गया, उसमें आरोप की कार्यवाही शुरू हो। और इस सदन के यदि कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित होता है, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित होता है, वह प्रस्ताव कैसा होगा? आरोप लगाने का, कि इस सदन ने आरोप लगा दिया संविधान के अतिक्रमण का। तो फिर क्या होगा? 2/3 बहुमत से प्रस्ताव अगर पारित हुआ तो इसे माना जाएगा कि इस सदन ने आरोप लगाया। अब यह आरोप जब लगा दिया तो यह फिर दूसरे सदन में चला जाएगा और दूसरा सदन क्या करेगा? इस आरोप की जांच करेगा, इस आरोप की जांच करेगा, आरोप की जांच करेगा। और जब ये दूसरा सदन यहां हमने एग्जाम्पल के लिए दिया है कि दूसरा सदन राज्यसभा है, यहाँ लोकसभा से ये कार्यवाही शुरू हुई है ये कार्यवाही राज्यसभा से अगर शुरू होगी तो फिर जांच लोकसभा करेगी, और क्योंकि लोकसभा से अगर शुरू होगी तो आरोपों की जांच राज्यसभा करेगी, क्योंकि दूसरे सदन में ये जांच होगी। जब आरोप की जांच होगी तो उस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं। अपना पक्ष कैसे रखेंगे? वो चाहे स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रखेंगे। यहाँ पे राष्ट्रपति अपना पक्ष रखेंगे। अब राष्ट्रपति ने अपना पक्ष रख दिया, उसके बाद अगर सदन उनकी बातों से संतुष्ट हो गया, उन्होंने जो अपनी बातें कही, अपने पक्ष के समर्थन में जो तर्क दिए, उससे ये सदन संतुष्ट हो गया और इसने कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया, तो ठीक है, ये महाभियोग की प्रक्रिया यहीं समाप्त हो जाएगी। लेकिन यदि इस सदन ने इस आरोप का समर्थन कर दिया, और कैसे समर्थन किया? कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से ऐसा प्रस्ताव पारित कर दिया, अर्थात इस आरोप का समर्थन कर दिया। तो फिर क्या होगा? इसके बाद जिस दिन यह प्रस्ताव पारित होगा उसी तारीख से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे, उसी तारीख से अपने पद से हट जाएंगे। ये पूरी की पूरी व्यवस्था क्या है? ये कहलाती है महाभियोग की प्रक्रिया, और इसके द्वारा भारत में केवल और केवल राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है। ये आपको समझ में आ गई होगी। और अब इसको देख लेते हैं हम, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है। और ध्यान दीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य सभी न्यायाधीश। और दूसरी बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से जिस प्रकार हटाया जाता है, उसी प्रक्रिया के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी पद से हटाया जा सकता है। उसी के आधार पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी पद से हटाया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य निर्वाचन आयुक्त को भी इसी तरह से पद से हटाया जाता है। ये प्रक्रिया क्या है, इसको समझ लें तो हमें इन दोनों प्रक्रियाओं का अंतर समझ में आ जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया के संदर्भ में हमें कुछ संवैधानिक प्रावधानों को समझना होगा। ये संवैधानिक प्रावधान क्या है? अनुच्छेद 124 2 ख
अनुच्छेद 124 2 के परंतुक में खा, अर्थात 124 2 खा हम इसको। और दूसरा अनुच्छेद क्या है? 124 4 और तीसरा 124 5। इन 3 अनुच्छेदों में क्या प्रावधान है इसको देखें। अनुच्छेद 124 2 खा में उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अनुच्छेद 124 4 में उल्लेखित प्रक्रिया के आधार से पद से हटाया जा सकेगा। ये इसमें उल्लेख किया गया है, इसमें लिखा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अनुच्छेद 124 4 में उल्लेखित प्रक्रिया के आधार पर पद से हटाया जा सकेगा, अन्यथा नहीं। और 124 4 में क्या उल्लेख है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जाएगा। और यह हटाया कैसे जाएगा? संसद के दोनों सदनों से अलग अलग विशेष बहुमत से इसके लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा और वह प्रस्ताव उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा और राष्ट्रपति के आदेश पर उन्हें पद से हटाया जाएगा। अर्थात इसमें क्या प्रावधान है? पहली बात तो साबित कदाचार होना चाहिए, एक बात साबित कदाचार, दूसरा साबित असमर्थता, एक बात। दूसरी स्थिति क्या होगी? संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए, अर्थात कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल का बहुमत एक शर्त होगी। और दूसरी शर्त क्या होगी? दूसरी शर्त होगी उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत। आप देखिए ये क्या है? उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत, ना कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत। और ऐसा प्रस्ताव दोनों सदनों से अलग अलग पारित हो और फिर वह उसी सत्र में राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाए। फिर राष्ट्रपति यदि उस पर आदेश देते हैं तो फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से हटे। और अनुच्छेद 124 5 में क्या प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होगी उसके संबंध में संसद विधि बना सकती है। और इसके आधार पर संसद ने 1968 में न्यायाधीश जांच अधिनियम बनाया। 1968 में न्यायाधीश जांच अधिनियम बनाया और इसी न्यायाधीश जांच अधिनियम के आधार पर और इन अनुच्छेदों के प्रावधानों के आधार पर, अर्थात 124 4 और न्यायाधीश जांच अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। और वो व्यवस्था कैसी होती है इसको अब हमें समझना। ये व्यवस्था कैसी रहती है? संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन। संसद के 2 सदन कौन से हैं? एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। अब क्या स्थिति होगी? अगर किसी न्यायाधीश को पद से हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा तो फिर कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला, कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला संकल्प पत्र अध्यक्ष को दिया जाएगा और वह राष्ट्रपति को संबोधित करके होगा कि अमुक न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू करना है। तो इसके लिए लोकसभा में अगर ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला संकल्प पत्र हो और राज्यसभा में लाया जाता है तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला संकल्प पत्र होना चाहिए। और ये प्रावधान कहां से है? 1968 में जो न्यायाधीश जांच अधिनियम बना इसके प्रावधान के अंदर, न्यायाधीश जांच अधिनियम जो बना इसके प्रावधान के अंदर।
आपसे कभी इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए संकल्प पत्र पर लोकसभा में 100 सदस्यों के हस्ताक्षर हो, ये प्रावधान कहाँ है? ये प्रावधान भारत के संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं, ये 1968 में बनाए गए न्यायाधीश जांच अधिनियम के अंतर्गत। अब क्या स्थिति होगी? मान लीजिए हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि लोकसभा में ये कार्यवाही शुरू हो रही, तो अगर लोकसभा में न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी तो कम से कम 100 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला संकल्प पत्र अध्यक्ष महोदय को दिया जाएगा और फिर अध्यक्ष महोदय क्या करेंगे? एक प्रवर समिति गठित करेंगे, एक प्रवर समिति गठित करेंगे। इस प्रवर समिति में 3 सदस्य होंगे। इस प्रवर समिति में 3 सदस्य हैं, एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और अगर मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ प्रस्ताव है तो सर्वोच्च न्यायालय के कोई अन्य न्यायाधीश, और दूसरे सदस्य होंगे भारत के उच्च न्यायालयों में से किसी भी एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और तीसरे होंगे प्रख्यात संविधान वेत्ता। किसकी राय में? जिस सदन में यह प्रस्ताव लाया गया है उस सदन के अध्यक्ष, या अगर राज्यसभा में लाया गया है तो उसके सभापति की राय में। तो अब स्थिति क्या हुई? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यहां पर एक सदस्य होंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और दूसरे कौन होंगे? किसी भी एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और एक तीसरे सदस्य कौन होंगे? प्रख्यात संविधान वेत्ता, जिन्हें संविधान का बहुत ही ज्ञान हो, संविधान वेत्ता, उस सदन के अध्यक्ष या सभापति की राय में जिस सदन में कार्यवाही शुरू हो। अब क्या स्थिति होगी कि जिस न्यायाधीश के पर आरोप लगाया गया वो आरोप क्या होगा? 2 आरोप लगते हैं, एक आरोप होता है कदाचार का और दूसरा आरोप हो सकता है असमर्थता का। अगर कदाचार का आरोप लगा है तो यह प्रवर समिति उस न्यायाधीश को अपने समक्ष प्रस्तुत होकर लिखित में अपना पक्ष रखने का अवसर देती है। तो न्यायाधीश महोदय अपना पक्ष इस प्रवर समिति के समक्ष रखेंगे। लेकिन दूसरी स्थिति क्या होगी? असमर्थता। और असमर्थता कितने प्रकार की हो सकती है? 2 प्रकार की, एक शारीरिक असमर्थता और दूसरी मानसिक असमर्थता। अगर असमर्थता का आरोप लगा है तो उस स्थिति में इस सदन के अध्यक्ष एक चिकित्सीय पैनल बनाते हैं या चिकित्सीय बोर्ड बनाते हैं। क्या बनाएंगे? चिकित्सीय बोर्ड या चिकित्सीय पैनल। और प्रवर समिति का कार्य होता है कि प्रवर समिति उस न्यायाधीश को चिकित्सीय बोर्ड के द्वारा अपनी जांच कराने के लिए कहे। अर्थात प्रवर समिति उस न्यायाधीश को जिस पे आरोप लगाया गया है उनको ये कहेंगे कि आप इस चिकित्सीय बोर्ड से अपनी जांच कराइए, जो आरोप लगा है शारीरिक असमर्थता का या मानसिक असमर्थता, और चिकित्सीय बोर्ड जांच करके अपनी रिपोर्ट प्रवर समिति को देगा। उसके बाद प्रवर समिति यह निर्धारित करती है कि जो कदाचार का आरोप लगा है वह साबित होता है कि नहीं, या असमर्थता का आरोप लगा है वो साबित होता है कि नहीं। अगर प्रवर समिति ने ये मान लिया कि जो आरोप लगा है, इन दोनों में से जो भी आरोप लगा है वह साबित होता है, तो अब इसे क्या माना जाएगा? साबित कदाचार या साबित असमर्थता। और फिर उस स्थिति में जिस सदन में न्यायाधीश महोदय को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया है वह सदन इस पर विचार करेगा, और विचार करने के बाद यदि उसने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित किया, अर्थात
कुल सदन संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदस्य संख्या का बहुमत, पहली शर्त। अर्थात उस सदन की कुल सदस्य संख्या जो होगी उसका बहुमत होना चाहिए, एक शर्त। और दूसरी शर्त क्या होगी? उपस्थित और मतदान करने वालों, उपस्थित और मतदान करने वालों, दूसरी होगी उपस्थित और मतदान करने वाले, मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत। यहाँ पे हम संक्षेप में लिख दे रहे हैं और इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे दे देंगे, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पे इसका हम पीडीएफ देते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक निःशुल्क टेस्ट सीरीज संचालित कर रहे हैं और वह निःशुल्क टेस्ट सीरीज जो होती है वो टेलीग्राम पे ही रहती है। तो उसमें हम पॉलिटी अर्थात संविधान और राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस जो कि टीजीटी पीजीटी के लिए होती है, और आईएएस पीसीएस और टीजीटी पीजीटी के लिए भूगोल, इन 3 विषयों पे, अर्थात भूगोल जो होगा वो आईएएस पीसीएस के लिए भी और टीजीटी पीजीटी के लिए भी होगा और उस पे 10 क्वेश्चन हम डेली देते हैं। पॉलिटिकल साइंस टीजीटी पीजीटी के लिए डेली उस पे 10 क्वेश्चन देते हैं और इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम आईएएस पीसीएस के लिए और जो लोग टीजीटी पीजीटी दे रहे हैं उनके लिए भी लाभदायक होता है, या अन्य जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी लाभदायक होता है, उस पे भी 10 प्रश्न देते हैं। इस तरह से डेली आपको टेलीग्राम पे 10-10 प्रश्नों की 3 श्रृंखलाएं चल रही हैं, वो दी जाती हैं और अगले दिन उनके आंसर दिए जाते हैं। और इस तरह के जो विभिन्न विषयों पे हम लेक्चर देते हैं उसका पीडीएफ भी हम टेलीग्राम पे देते हैं। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें तो इसका पीडीएफ मिलेगा और हमारी निःशुल्क टेस्ट सीरीज का भी आप लाभ उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त हम पेड बैच भी प्रारंभ कर रहे हैं और जो पेड बैच हमारे हैं वो टीजीटी पीजीटी के 2 विषयों के लिए हैं, भूगोल और राजनीति विज्ञान के लिए। उसके अतिरिक्त आईएएस पीसीएस के जीएस 3 की परीक्षा के लिए भूगोल और संविधान के भी पेड बैच हम प्रारंभ कर रहे हैं। इंडिविजुअल बैच है, इंडिविजुअल ज्योग्राफी और इंडिविजुअल पॉलिटी का, तो आप उसका लाभ भी ले सकते हैं। हमारे बैच को ज्वाइन करने के लिए आप टेलीग्राम पे, उस पर हम पूरा डिटेल जानकारी दे रहे हैं, तो टेलीग्राम पे आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए नंबरों पर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका पीडीएफ हम आपको, विस्तृत पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे। अब आइए इसको देख लेते हैं क्या स्थिति है इसमें। अब यहाँ क्या है कि जिस सदन में न्यायाधीश महोदय को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया गया है, अगर उस सदन ने कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया तो फिर यह प्रस्ताव दूसरे सदन में चला जाता है। अब यहां दूसरे सदन में न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया जाता, क्योंकि उन्होंने अपना पक्ष तो प्रवर समिति के सामने पहले ही रख दिया। अब राज्यसभा इस पर विचार करती है और राज्यसभा ने भी अगर कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दिया, आप यहां देख रहे हैं लिखा क्या है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, और यही यहां भी होगा। अर्थात देखें आप, हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे कि उन्होंने क्या लिख दिया कि ऐसे लोग जो उपस्थित होकर मतदान कर रहे हैं, अर्थात मतदान करने के लिए सदन में होना जरूरी है। बाहर से कोई किसी भी तरह से ये कहे कि हम बाहर हैं, सदन में नहीं है, हम वहां से मतदान करने, तो वो मान्य नहीं होगा। मान्य क्या होगा? जो सदन में उपस्थित होकर मतदान कर रहा है। तो अगर दूसरा सदन भी इसी तरह से इस प्रस्ताव को पारित कर दे, अर्थात अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो उसी सत्र में अगले सत्र में इसको नहीं पेश किया जा सकता, उसी सत्र में
यह राष्ट्रपति के समक्ष रखा जाएगा और फिर राष्ट्रपति के आदेश से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से हट जाएंगे। इस तरह से ये प्रक्रिया पूरी होती है। अब आप देख लें कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया में कहां कहां अंतर है और क्या समानता है वो भी हम बता देते हैं। पहला अंतर किस बात का है? राष्ट्रपति को पद से किस आधार पर हटाया जाएगा? केवल संविधान के अतिक्रमण पर। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से किस आधार पर हटाया जाएगा? कदाचार या असमर्थता के आधार। अर्थात पहला अंतर तो ये हो गया, राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण पर ही पद से हटाया जा सकता है, अन्य किसी आधार पर नहीं। और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। एक बात। दूसरा अंतर क्या हुआ? जब राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा तो उनको पद से हटाने वाला संकल्प कम से कम 14 दिन पहले उन तक भेजा जाना चाहिए। 14 दिन पहले भेजा जाना जरूरी है, लेकिन यहां ऐसी कोई भी बाध्यता नहीं है कि 14 दिन पहले भेजा जाएगा। जब भेजा गया, प्रवर समिति बनी, प्रवर समिति ने उसकी जांच की। अब इसमें कितना समय लगता है वो अलग बात। तीसरा अंतर क्या है? राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए जो संकल्प होगा उसमें लोकसभा में अगर लाया जाता है या राज्यसभा में लाया जाता है, किसी भी सदन में लाया जाए, उस सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला संकल्प पत्र होना चाहिए। जबकि यहां क्या स्थिति है? अगर लोकसभा में लाया जाता है तो 100 सदस्य और राज्यसभा में लाया जाता है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर वाला संकल्प पत्र होना चाहिए। अगला अंतर क्या है? राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगाया जाता है तो कोई प्रवर समिति, कोई समिति नहीं बनती। जिस सदन ने आरोप लगाया दूसरे सदन ने जांच। और यहाँ क्या स्थिति है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया कैसी है कि आरोप जब लगाया जाएगा तो एक प्रवर समिति बनेगी, वह जांच करेगी। और अगला एक बहुत बड़ा अंतर है, वो क्या है? सर्वोच्च भारत के राष्ट्रपति को जब पद से हटाया जाएगा तो दोनों सदनों से उसकी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 नहीं, कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और दूसरे सदन में भी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होना चाहिए। जबकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया में क्या स्थिति होगी? कुल सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत ही होना चाहिए, कुल का 2/3 नहीं होना चाहिए। 2/3 किसका होना चाहिए? उपस्थित और मतदान करने वालों का। तो एक बहुत बड़ा अंतर ये। और अगला अंतर क्या है? राष्ट्रपति के खिलाफ जैसे ही यह प्रस्ताव दोनों सदनों से पारित हो जाएगा, उसी तारीख से राष्ट्रपति अपने पद से हट जाएंगे। जबकि यहां क्या स्थिति है? दोनों सदनों से प्रस्ताव पारित होने के बाद भी राष्ट्रपति के आदेश पर ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से हटेंगे, बिना आदेश के वो पद से नहीं। उसके बाद जब राष्ट्रपति आदेश जारी करेंगे तभी वो पद से हटेंगे। एक अंतर ये। इस तरह से हम देखते हैं कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया में व्यापक अंतर है। दोनों में कुछ समानताएं भी दिखती हैं। समानताएं क्या है? दोनों को पद से हटाने की प्रक्रिया जो है वो कैसी है? संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है, ये समानता है। महाभियोग की प्रक्रिया भी दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया भी दोनों सदनों में से किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकती है। एक समानता। दूसरी समानता क्या है? ये प्रस्ताव दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए, महाभियोग में भी और यहां भी। अर्थात ये भी समानता है कि दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना चाहिए, इसके लिए कोई संयुक्त अधिवेशन नहीं होता। तो इसमें हमने देखा कि समानता तो 1-2 है और वो समानता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन दोनों में असमानताएं बहुत अधिक हैं। अर्थात निष्कर्ष क्या निकलता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया में
काफी अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और भारत में महाभियोग के द्वारा केवल और केवल राष्ट्रपति को पद से हटाया जाता है, किसी अन्य पदाधिकारी को नहीं। तो हमें उम्मीद है कि ये आपका कॉन्सेप्ट इस पे अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा और आपकी परीक्षाओं में इससे संबंधित जो प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को आप हल करने में सफल रहेंगे। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे। तो इसी तरह के अन्य विषय, बहुत से और विषय ऐसे हैं जिसपे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन बना रहता है, तो उन विषयों पे भी हम आगे क्लास लेते रहेंगे, आपको वीडियो बना के देते रहेंगे। आप अपने सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें। आपको किस तरह की आवश्यकताएं हैं इसको भी कमेंट में लिखें। इससे संबंधित जो प्रश्न आपके हैं उसको कमेंट में लिखें, हम उनके आंसर देंगे। और आंसर हम कमेंट के द्वारा भी दे सकते हैं और आपको हम टेस्ट सीरीज में उन प्रश्नों को शामिल करके भी दे सकते हैं। और अगर आपको हमारे ये वीडियो अच्छे लग रहे हों, आपके लिए लाभदायक हों, तो आप इसको लाइक अवश्य कर दें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर अवश्य कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपकी आगामी परीक्षाएं जो होंगी उसके लिए हम निरंतर इस तरह के वीडियो बना के आपको देते रहेंगे और आप तक वो वीडियो जल्दी से जल्दी पहुंचे और आप उसका लाभ लें। इसके लिए बेहद जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक अवश्य करें। थैंक यू।